प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। हम सब भाषा विषय में देखते हैं वर्ण और वर्णों के भेद और उनके वर्गीकरण। सबसे पहले हमने सीखा था वर्ण क्या है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े करना असंभव हो, वर्ण कहलाता है। छोटी से छोटी इकाई हम सब पहले सीख चुके हैं। वर्ण से मिलकर बनते हैं शब्द, सार्थक अर्थ देने वाला वर्णों का समूह है, और शब्द से फिर बनते हैं वाक्य। ऐसे अपन उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं। कहने का भाव यह है कि इन वर्णों को हमें अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। लॉकडाउन का समय चल रहा है, सोशल डिस्टेंस की बात आ रही है, इसलिए घर रहें, सुरक्षित रहें और बाहर निकलते समय मास्क लगाएं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, साथ साथ में समझते जाएं, घर पे तैयारी करें। कभी पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो 44। हम सब जानते हैं कुल 44 वर्ण होते हैं। यानी वर्णों के बारे में अपन जब चर्चा करते हैं तो इस विषय में, हालांकि आप कह सकते हो कि पाणिनि जी 64 तक पहुंचा रहे हैं, तो वो प्रश्न पूछने की तकनीकी पर निर्भर करेगा, सैद्धांतिक तरीके से कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर निर्भर करेगा। कहने का भाव है अपन सामान्यतया जब पढ़ते हैं तो वर्ण 44 है, जिसमें स्वर और व्यंजन दो भागों में हमने वर्ण को बांटा है। स्वर 11 हरीश्व स्वर और दीर्घ स्वर। इधर फिर 33 व्यंजन है जिनको आप स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, इन 3 भागों में बांटकर समझ सकते हो। अपन ये सब पहले समझ चुके हैं। वर्णों के वर्गीकरण की जहां तक बात आती है तो वर्णों के वर्गीकरण में प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण के आधार पर 2 तरीकों से हम वर्ण का वर्गीकरण करेंगे। प्रयत्न के आधार पर वर्ण को किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे प्राणवायु के आधार पर, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर और उच्चारण। अब अपन देखते हैं प्राणवायु के आधार की जहां बात आती है। प्राणवायु के आधार पर आप देख सकते हो वर्णों का वर्गीकरण जब चल रहा है तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। ये बहुत ही सरल तरीके से, कई बार हमें परीक्षाओं में 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के भी काम आ सकता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए और मित्रों के लिए भी काम में आता है। जैसे पूछा जा सकता है स किस प्रकार का वर्ण है, महाप्राण है या अल्प प्राण। तो जब इनका वर्गीकरण करते हैं हम, तो प्राणवायु के आधार पर आप देख सकते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, ये 2 भागों में बांटा गया है। हमने मूल रूप से कुल वर्ण 44 माने हैं। तो प्राणवायु के आधार पर अगर जब इनका वर्गीकरण करेंगे तो अल्प प्राण और महाप्राण, इन 2 भागों में हमने इस वर्णों को विभेद कर दिया। अब आप सबसे पहले देखो, महाप्राण 14 है और अल्प प्राण 30 है। मैं आपको एक तकनीकी सिस्टम से समझाता हूं, जो कम है उसको आप समझ लीजिएगा। भाई 44 वर्ण है, इन 44 में से 14 महाप्राण हो गए, तो जो शेष बचे वो 30 अल्प प्राण हुए। इसलिए यहां हमें इसको समझ लेना जरूरी होता है। इस पार्ट को आप ठीक प्रकार से अगर समझ लेंगे तो इस पार्ट को आपने ठीक समझना है। यह अगर ठीक से समझ लिया तो यह स्वतः ही समझ में आ जाएगा। हमने देखा वर्ण को हमने वर्ग में बांटा है, व्यंजन को। व्यंजन जो होते हैं, यानी आप समझ सकते हो, पहले लिपि की जो है हमारी लिपि, वो वर्ण को स्वर और व्यंजन इन 2 भागों में बांटती है।
व्यंजन के 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। 5 वर्ग में 25 वर्ण हो गए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इनको आप समझना। तो अगर प्राण वायु के आधार पर यह पूछा जाए महाप्राण कौन सा है, तो आप एक इजी सिस्टम से समझिएगा। 2-4 उष्म, यानी व्यंजनों के जो भाग हैं उसमें व्यंजन में सभी वर्गों का दूसरा और चौथा विषम वर्ग में जो है समवर्ण। कौन से? समवर्ण। तो समवर्ण आप देख सकते हैं, वर्ग में जो सम है यानी 2-4, दूसरा हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, और उष्म में कौन कौन से आते हैं? स है। इनका उच्चारण स्थान की जब अपन चर्चा करेंगे तो मैं आपको अलग तकनीकी बताऊंगा। तो दूसरा वर्ण में हो गए ख, छ, ठ, थ, फ। चौथे में हो गए घ, झ, ढ, ध, भ। इस प्रकार आप आराम से समझ सकते हैं कि दूसरा, चौथा और उसमें ये महाप्राण, शेष सभी अल्प प्राण। शेष सभी अल्प प्राण। 44 में से आपने 14 कम कर दिए तो 30 रह गए, है ना। तो कहने का मतलब हो गया 2-4 उसमें महाप्राण, शेष सभी अल्प प्राण। तो दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण अपन लेंगे तो ख, छ, ठ, थ, फ। चौथा वर्ण अपन लेंगे तो घ, झ, ढ, ध और भ। ठीक है, और ये हो गए स है। उच्चारण स्थान का यहां ध्यान रखना बोलते समय। तो ये हो गए 10 और ये 4 14। शेष अपन अल्प प्राण में लेते हैं। अल्प प्राण में क्या है कि 1, 3, 5 यानी वर्ग के विषम वर्ण, सभी वर्गों के विषम वर्ण। आपको अगर शॉर्ट तकनीकी चाहिए तो 135 इनको आप अल्प मान लो। 135 अल्प, यानी 135 अल्प अर्थात 1, 3, 5 सभी वर्गों का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, ये सभी अल्प प्राण हो गए। तो 15 तो 1, 3, 5 पांचों के मिलाकर 15, और इनके अलावा जो बचे 14 के अलावा जो बचे 1, 3, 5 ये र ल व। इसको आप संस्कृत की दृष्टि से ऐसे भी लिख सकते हो, ये व र ल, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी है। तो 15 और 4 19 और 11 30 यानी अल्प प्राण। आपको कोई भी वर्ण का पूछा जाए और वर्गीकरण की दृष्टि से प्राण वायु के आधार पर हम किस में मानेंगे, तो ये ओ हो गया अल्प प्राण। ध्यान में रखना आप। तो 2, 4 उसमें ये सभी हो गए महाप्राण, शेष रह गए अल्प प्राण, जिसमें 1, 3, 5 और ये ल और 11 स्वर। 11 स्वर, इसको भी हम किस में मान लेंगे? अल्प प्राण में मान लेंगे। तो ये आपका बहुत ही इजी सिस्टम से हो जाएगा। तो अल्प प्राण और महाप्राण, मैं समझता हूं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। श्वसन तंत्र में कंपन के आधार पर, श्वसन तंत्र में कंपन के आधार पर
मतलब घोष और अघोष। आप ये भी लिख सकते हो घोष अघोष। अब घोष है, इसका मतलब अ का अर्थ होता है नहीं, रिक्त, नहीं के अर्थ में लगता है, यानी खाली। जो घोष रहित है वो अघोष, और घोष सहित है घोष है अर्थात सघोष। तो इसको आप सघोष भी लिख सकते हो। सघोष और अघोष दो भागों में हमने श्वसन तंत्र में कंपन जो होता है नाद के दौरान, उच्चारण के दौरान, बोलते समय हमारे श्वसन तंत्र में कंपन किस तरीके का करते हैं, कैसे करते हैं, तो घोष या सघोष के आधार और अघोष। तो अघोष में 13 कौन कौन से आते हैं, कुल 44 वर्ण वापस पढ़ेंगे। तो 13 अघोष और 31 सघोष या घोष। सघोष ज्यादा बढ़िया रहेगा, आप सघोष को समझिएगा। तो अपन इस बिंदु को समझ लेंगे तो सघोष अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां क्या है, अघोष यानी 1 2 और तीनों से स और स। तो 1 2 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष में आएगा, और स और श ये तीनों भी अघोष में आएंगे। यानी 10 और 3 13 वर्ण अघोष में हो गए। तो शेष सघोष में कौन से होंगे, तो जो ये शेष रह गए, यानी 1 2 को छोड़ दो तो 3 4 5, 3 4 5, इसको आप ये भी लिख सकते हो 345। यानी 3 4 5 प्रत्येक वर्ग का, व्यंजन की बात करें तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किस में आ जाएगा, सघोष में आ जाएगा। और यह रे ल और है, यहां है नहीं है, अघोष में है नहीं है, और सघोष में है इधर आ जाएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हो, यह व र ल, ऐसे भी क्रम से है, अपन भाषा की दृष्टि से लिखना चाहिए तो ये लिख सकते हो। तो सघोष तो हो गए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यह रे ल व और है, यानी कुल मिलाकर व्यंजन की दृष्टि से वर्ग में देखें तो 15 और ये 4 हो गए 19, 20 और 11 हो गए आपके स्वर। स्वर इधर नहीं है, स्वर यहाँ है ना। तो 1 2 को और इन तीनों से को छोड़कर, इन 13 को छोड़कर जो बच गए शेष सभी सघोष में आ गए। ये अपना को वर्णों का वर्गीकरण समझना है, वर्णों का वर्गीकरण। इसको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और साहित्य की दृष्टि से 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को भी काम आएगा। आप जरा आराम से अल्पप्राण और महाप्राण, घोष, सघोष और अघोष को देख सकते हैं। प्राण वायु के आधार पर ये दो है, महाप्राण और अल्पप्राण, और श्वसन तंत्र में कंपन के आधार पर सघोष और अघोष। महाप्राण को कैसे याद रखना, 2 4 उष्म महाप्राण। अब देखो यहाँ एक थ्योरी अपना लो, यहाँ क्या आ रहा है, मैं, उष्म मैं। अब मैं आ रहा है तो मैं शुरू किससे होता है, महाप्राण से। किससे शुरू होता है, प्रारंभ किससे होता है, महाप्राण से। महाप्राण से शुरू होता है तो उष्म जो व्यंजन है उसको हम कहां डाल देंगे, महाप्राण में। और उष्म के साथ 2 4, उष्म के साथ 2 4 और मिला दो, और 2 4 और मिलाएंगे तो महाप्राण बन जाएंगे। तो उसमें 2 4 महाप्राण, शेष सभी अल्प प्राण। ये हो गया। ऐसे ही श्वसन तंत्र के आधार पर आप देखना, अघोष, सघोष। तो आप इधर देख लो, 1 2 स ये सारे 13 अघोष, शेष सभी सघोष।
तो इस तरीके से आप याद करोगे तो ये वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण हमारे ध्यान में आएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करिए, सावधानी रखिए, घर पे रहिए और बाहर जाएं तो मास्क का उपयोग करिए। मैं शुभकामना करूंगा आप पढ़ते रहिए और अपने समय का सदुपयोग करते रहेंगे। नमस्ते, फिर मिलेंगे।